आज हम बात करेंगे सीसीएल प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट से। 1994 में कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी। प्रीमियम क्वालिटी कॉफी के प्रोडक्शन और ट्रेडिंग का काम करती है कंपनी। और कंपनी के पास भारत, वियतनाम और स्विट्जरलैंड में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। साथ ही 110 से ज्यादा देशों को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम जून तिमाही के नतीजों पर बात करेंगे, साथ ही आगे के ग्रोथ गाइडेंस पर भी उनके साथ चर्चा करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीईओ प्रवीण जयपुरिया जी। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर शो पर। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। एंड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी अच्छे नंबर्स इस बार देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर रेवेन्यू देखें, वहां पर 14% की ग्रोथ आई है। कामकाजी मुनाफा आपका 22% से बढ़ा है। स्पेशली वॉल्यूम ग्रोथ में हमने देखा कि वहां पर भी काफी अच्छी ग्रोथ थी और आपके रेवेन्यू ग्रोथ को भी एक्सीड किया। करीब 20% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ भी इस बार देखने को मिली है। तो क्या कुछ ट्रिगर्स थे इस बार जिससे इस नतीजों को सपोर्ट मिला, और आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका? धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो ये जो हमारा ग्रोथ मोमेंटम है, हमने पहले से भी गाइडेंस दिया हुआ है और पिछले 3-4 सालों से हम कह रहे थे कि हमारा जो ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ, जिसपे कि हमारा बिजनेस निर्भर है, वो हम 15 से 20% से ग्रो करेंगे। और उसी मोमेंटम को हमने कायम रखा है। और ये जो ग्रोथ है वो अब इस तिमाही में 20% का आया है। और आगे भी हम इसी ग्रोथ मोमेंटम को करीबन 15% के आसपास जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। कई नए मार्केट्स जो है हमने खोले हैं। कई मार्केट्स में हमने एक्सपेंशन किया है। तो ये एक तरह से ऑल राउंड जिसको कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन आया है चारों तरफ से। हमारे डोमेस्टिक बिजनेस जहाँ पे हम अपना ब्रांड ऑपरेट करते हैं, उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ आई है, 25% के लगभग। तो इन सब कारणों की वजह से हमारा जो है वॉल्यूम ग्रोथ इस तिमाही में काफी अच्छा रहा। सर, हमने देखा कॉफी प्राइसेस में तो अच्छी बढ़त थी ही, जिससे कि आपके नतीजों को भी इस बार सपोर्ट मिला। लेकिन थोड़ा समझा सकते हैं कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर है, वो इस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं? क्या कुछ बातें चल रही है ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर? तो जी हाँ, एक्चुअली कॉफी प्राइसेस जो हैं वो कुछ जो अपने उछले स्तर थे पिछले 1 साल पहले, उससे काफी नीचे आए हैं, जो एक अच्छा संकेत है। हालांकि अभी भी काफी कॉन्फ्लिक्टिंग जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि एल नीनो का इफेक्ट है, जिससे कि वियतनाम के क्रॉप में कुछ असर पड़ सकता है। बट उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कॉफी की प्राइसेस जो है वो एक स्टेबल स्तर पे बनी हुई है। ये अच्छा न्यूज होता है क्लाइंट के लिए, क्योंकि उसे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने में आसानी होती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने में आसानी होती है, अगर प्राइस जो है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो हमारी जो है हर वक्त जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो कई सारे जो क्लाइंट्स हैं हमारे, ज्यादातर इनफैक्ट वो बड़े लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं, जो हमारे साथ पिछले 10, 15, 20, कुछ तो ऐसे जो 25, 30 सालों से जुड़े हुए हैं। तो उनको हम प्राइस के बारे में भी गाइड करते रहते हैं कि किस तरह का मोमेंटम हम देख रहे हैं आगे जाते हुए। और उसी के हिसाब से हमारे डिस्कशंस चलती रहती हैं कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में हम एंटर करें। फ्लक्चुएशन से हमारे मार्जिन्स पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। बट हाँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्योर करने में, इन सब में मदद मिलती है। तो हम आशा करेंगे कि आगे जाते वक्त ये जो प्राइसेस हैं वो उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। ओके। और सर, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कहाँ पर ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, और मिडल ईस्ट में जो टेंशन है, जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन जो हम देख रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, और आने वाले साल क्वार्टर्स के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका? तो जहां तक कंजम्पशन की बात है, एक चीज हमने अच्छी देखी है कि कॉफी कॉफी जो कंजम्पशन है वो काफी मजबूत बनी रहती है। हमने काफी सारी सिचुएशंस देखी हैं। मिडल ईस्ट के पहले हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा है, कोविड देखा है, रिसेशंस के टाइम देखे। बट एक अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली है वो ये है कि कॉफी की जो डिमांड है, जो कंजम्पशन है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट कॉफी के प्राइसेस जब बहुत ऊपर भी चले गए थे, तब भी जो है डिमांड जो थी वो बरकरार थी। तो ये एक अच्छी खबर है कॉफी मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि डिमांड में हमने बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखा। जहां तक मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात है, हाँ, कुछ डिस्ट्रप्शंस जो है वो हमें देखने को मिलती है, खासकर लॉजिस्टिक्स में। वहां पे जो है प्राइसेस थोड़े फ्लक्चुएट करते हैं इस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन से। और फिर चूंकि क्रूड का जो है दाम वो बढ़ गया था, उसके कारण से पैकेजिंग जो है कॉस्ट, वो जो है वो थोड़ा बढ़ गया। तो इस कारण से ये थोड़े बहुत हेडविंड्स हमें देखने को मिलते हैं। बट इनके बावजूद जो है हमने, मतलब हमारी कंपनी ने काफी रेजिलिएंट
परफॉर्मेंस दिया है और इस वजह से हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आगे जाते जाते हुए भी हम 15% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ जो है इसको मेंटेन कर पाएंगे। और सर डोमेस्टिक ब्रांडेड जो कारोबार हैं आपके, वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है? क्या कुछ मार्केट ऐसे हैं जहाँ पर कि आप अच्छा प्रदर्शन देख रहे हैं? तो पूजा जी, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे तो B2C में हमने काफी अग्रेसिव मोमेंटम बना के रखा हुआ है। इस तिमाही में भी हमने देखा कि 25% के आसपास की हमारी वॉल्यूम ग्रोथ रही, जो कि काफी अच्छा संकेत है ब्रांडेड बिजनेस के लिए। बहुत सारे मार्केट्स में हमारी काफी अच्छी मार्केट शेयर गेन भी रही हैं। कुछ एक स्टेट्स में तो अब हम डबल डिजिट मार्केट शेयर है पे हैं। कुछ मॉडर्न रिटेल चेन्स में भी हम डबल डिजिट मार्केट शेयर पे पहुंच गए हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स में हमारी काफी ग्रोथ आई है और वहां पे भी सारे प्लेटफॉर्म्स में, लगभग सारे प्लेटफॉर्म में हमने काफी काफी अच्छी ग्रोथ्स देखी है। तो एक ब्रांड का अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और अगले कुछ क्वार्टर्स में, अगले कुछ सालों में हम इसके पीछे इन्वेस्ट करते रहेंगे ताकि हम इस मोमेंटम को बरकरार रख सकें। ओके। और सर क्विक कॉमर्स से भी क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको? क्विक कॉमर्स में काफी सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि हमारी कंपनी जो हम अभी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खुद की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ी नहीं है अभी। तो हमें बहुत फायदा मिलता है क्विक कॉमर्स से क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की जो है अब अवेयरनेस काफी बढ़ने लगी है। तो क्विक कॉमर्स हमें फायदा इस तरह से पहुंचाता है कि हमें बहुत छोटी छोटी जगह पे भी रीच डेवलप करने के लिए हमें ये मदद करता है। तो क्विक कॉमर्स में हम बहुत फोकस करे हुए हैं और इस पे लगातार जो है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारी जो है पहुंच हमारे ग्राहकों तक डायरेक्ट बन पाए, क्योंकि हर जगह हम जनरल ट्रेड या मॉडर्न ट्रेड से रीच नहीं कर पाते हैं। तो क्विक कॉमर्स हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। और से भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, डोमेस्टिक मार्केट अच्छा कर ही रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में भी मैनेजमेंट का कहना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, लेकिन कॉफी के डिमांड में कुछ भी इम्पैक्ट यहाँ पर नजर नहीं आया। सर अगला सवाल मेरा डेट लेवल्स को लेकर होगा। हमने देखा कि इस बार कुछ गिरावट भी आई है और 963 करोड़ पर आ चुके हैं। आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक होगा आपका डीलेवरेजिंग, और आगे हम देख पाएंगे क्या आपकी कंपनी के लिए? बिल्कुल, आने वाले वक्त में हमने पिछले साल से ही देखा है पीक डेट हमारा 1950 करोड़ तक पहुंच गया था। बट हमने तब भी बोला था कि ये पीक लेवल ऑफ डेट है क्योंकि उस समय वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई होगी क्योंकि कॉफी के प्राइसेस बहुत ऊंचले स्तर पे थे। और हमने बैक टू बैक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था और कैपेसिटी एक्सपेंशन ही हमारा ग्रोथ का जो बैक एंड है वो इसी वजह से आती है हमारी ग्रोथ की, हम कैपेसिटी बढ़ा सकें। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन भी एक साथ आ गया तो काफी हाई लेवल ऑफ डेट हो गए थे। बट उस वक्त भी हमने कहा था कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जो फ्री कैश फ्लो बिजनेस से जनरेट होगा उससे हम डेट पे करेंगे और काफी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। जो हमने देखा अब नेट डेट जो है वो सब 1000 लेवल पे आ गई है और हम आशा करते हैं और 100 से 200 करोड़ की गिरावट हम देखेंगे इस साल के अंत तक हमारे डेट लेवल्स पे। तो जिसका मतलब ये होगा कि हमारे बैलेंस शीट भी काफी सुदृढ़ पोजीशन पे बना रहेगा। ओ ओके, तो बैलेंस शीट भी काफ़ी मज़बूत नज़र आ रहा है। आने वाले समय में डेट लेवल्स पे हम देखेंगे कि और भी कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सर कैपेक्स की आपने बात की और कैपेसिटी एक्सपेंशन का तो फ़ायदा मिला ही आपको, लेकिन आने वाले समय के लिए क्या गाइडलाइन देंगे आप अपने कैपेक्स प्लान को लेकर? हाँ, तो पूजा जी, अभी हमारे अगले 2 साल 2.5 साल तक तो हमारी कैपेसिटी है। अभी हम 65% के आसपास की यूटिलाइजेशन पे हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगले 2 साल के ग्रोथ मोमेंटम को तो हम करंट जो हमारी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है उससे इस ग्रोथ को हम सस्टेन कर पाएंगे। और उसके बाद हम फिर देखेंगे, हमारे पास ऑप्शंस ओपन है। या तो हम खुद की ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं अपने खुद के करंट प्लांट्स में, हमारे पास इनफ लैंड और यूटिलिटीज हैं जिसपे हम कैपेसिटी एक्सपैंड कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली भी कैपेसिटी एक्सपेंशन, स्ट्रेटेजिक टाइप्स के लिए भी हम ओपन हैं। तो वो भी हम ऑप्शन ओपन रखेंगे ताकि हमारी जो ये ग्रोथ मोमेंटम को हम ये बरकरार रख पाए, आइदर थ्रू पुटिंग आवर ओन कैपेसिटी या फिर हम स्ट्रेटेजिक टाइप करके कैपेसिटी को ऑगमेंट कर पाए। ओके, तो सर जो वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस आपने दी है 15% के आसपास की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो वहाँ पर क्या कोई बदलाव देख रहे हैं आप वॉल्यूम गाइडेंस में रिवाइज़ करने का, या फिर इसी को मेंटेन रखेंगे? नहीं, इसी को मेंटेन रखेंगे। हालांकि फर्स्ट क्वार्टर में हमारी अच्छी ग्रोथ आई है 20%। बट चूंकि कॉफी के प्राइसेस, जैसे मैंने कहा, हालांकि निचले थोड़े स्तर पे आ गए हैं, बट अभी भी काफी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। तो ये वॉलेटिलिटी को देखते हुए हम 15% की गाइडेंस पे मेंटेन रहेंगे।
अगले 1-2 क्वार्टर्स में देखते हैं किस तरह का माहौल बना रहता है इन टर्म्स ऑफ कॉफी प्राइसेस और डिमांड स्ट्रक्चर्स। तो उस हिसाब से अगर कुछ जरूरत पड़ी तो बाद में इसको हम रिवाइज कर सकते हैं, बट अभी तो हमें ये लग रहा है कि हम इस मोमेंटम को 15% के आसपास की ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। सर, क्लाइंट एडिशन इस बार कैसे हुए? किस तरह का ऑर्डर मिला? क्योंकि आपके क्लाइंट लिस्ट में अगर हम देखें तो कुछ बड़े ब्रांड्स शामिल हैं, जैसे कि इंडिगो है, एयर एशिया, क्लब महिंद्रा जैसे ब्रांड्स के साथ आप काम भी करते हैं। सबसे ज़्यादा योगदान कहाँ से आया है? और क्या कुछ और भी बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ आप आने वाले समय में बड़े टाई अप्स या बड़े ऑर्डर की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? हाँ, पूजा जी, ये तो कांस्टेंट प्रोसेस है। हम लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि हमारे लिस्ट में जो है ब्रांड्स ऐड होते रहें, बोथ इंटरनेशनली और देश में भी हम ब्रांड्स को ऐड कर रहे हैं। तो लगातार जो है, अब जैसे आपने बात की, चाहे वो एयरलाइंस की हो, चाहे वो होटल चेन्स की हो, या चाहे कॉरपोरेट्स की हो, तो हम काफ़ी जो है कोशिश करते रहते हैं कि हम इनको ऐड करते रहें। हमारा एक वेंडिंग डिवीजन भी है जिसके थ्रू पे हम ऑफिसेज, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स इनको भी टारगेट करते हैं, टाई अप करते हैं। बीते कुछ दिनों में हमने टेक महिंद्रा के साथ टाई अप किया था, तो इनके ऑफिसेज में हमारे वेंडिंग मशीन्स नेशनली लग रहे हैं अब। तो ऐसे कई सारे कॉरपोरेट्स हैं, ऐसे कई सारे एयरलाइंस हैं जहाँ पे हम टारगेट करते रहते हैं। इंटरनेशनली भी हम टारगेट कर रहे हैं ब्रांड्स को। यूरोप में प्राइवेट रिटेलर्स हैं, उनको हम टारगेट करते हैं। हमारे कुछ अब चाइना मार्केट में हमने कहा था कि हम बहुत अग्रेसिवली एंट्री कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ चेन्स के साथ हमने उनको कॉफी सप्लाई करने का वो जो है वो बिजनेस भी शुरू किया है। तो ये जो ग्रोथ पैटर्न अगर आप जो देख रहे हैं, ये एक जगह से नहीं, मतलब हर तरफ से जो है हमारी कोशिशों का नतीजा है कि ऐसे ग्रोथ हमें देखने को मिले हैं। तो बड़े क्लाइंट्स के साथ बातचीत भी यहाँ पर जारी है कंपनी की। अब सर, फिर एफवाय 27 के लिए ओवरऑल क्या ग्रोथ आउटलुक है आपका? वॉल्यूम्स के बारे में तो हमने बात की, एबिटा फ्रंट पर, रेवेन्यू फ्रंट पर और प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरीके से हमने इस बार ग्रोथ देखी करीब 61% की, वहाँ पर आगे किस तरह का रन रेट आप देख रहे हैं और क्या आउटलुक होगा आपका रेवेन्यू फ्रंट पर? तो पूजा जी, इसमें क्या है, टॉप लाइन हमने जैसे बताया 15% वॉल्यूम ग्रोथ का हम देख रहे हैं, और एबिटा भी जो है उसी रेंज में मूव करता है, तो वो भी 15-17% के आसपास ग्रोथ आएगी। और ये जो हमारे जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे पीक डेट लेवल्स अब हमारे पीछे हैं, डेट लेवल्स कम हो गए हैं। इसका ये मतलब होगा कि इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो कम होगा। तो ऊपर जो एबिटा जो है वो पूरा फ्लो इन भी करेगा, और जो है इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह पे हमें लीवरेज भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारी पीबीटी और पैट की ग्रोथ है वो कहीं ज्यादा होगी एबिटा ग्रोथ से। सो इस तरह का हमारा ये साल लगता है कि इस दिशा में एंड होगा कि 15 से 20% के बीच एबिटा ग्रोथ होगा, और इससे कहीं ज्यादा पीबीटी और पैट जो है वो ग्रो करेंगे। ओके। ऑलराइट सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, नतीजों पर और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए।